कहानी का नाम है औरत और ख्याल और एन इमेजिनेटिव वुमन, थॉमस हार्डी की। और कहानी में बुनियादी बात एक जगह आती है, एलिजाबेथ यूगीन शैली। यानी कि ये कहानी कहीं न कहीं उस अंग्रेजी पुनर्जागरण काल की समय या दुनिया से प्रभावित है, जो उस समय का समाज हो रहा था या बन रहा था। एलिजाबेथ वन के शासन के समय जिस तरह की आर्थिक वित्तीय संधियां और आक्रमणकारियों से झेलने की लोगों में ताकत, और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो इंग्लैंड और आसपास का जीवन विस्तार ले रहा था, जिसमें एक और भी उल्लेख है वेसेक्स के सोलेंसी जलीय तटीय इलाके में वो अपने रहने के लिए स्थान देख रहे हैं। तो वेसेक्स भी शुरुआत में एक बहुत बड़ा प्रांत था जिसके अंदर कई सारे छोटे छोटे साम्राज्य थे, या उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मोनार्की का एक सर्वोच्च गढ़ था वेसेक्स उस समय। तो उस समय के जीवन काल में जिस तरह का जीवन लोग बिता रहे थे, उसकी व्यथा कथा लेखक ने कहने की कोशिश की है कि उस समय 15वीं 16वीं या 17वीं शताब्दी में इस तरह का जो जीवन रहा होगा लोगों को, एक मोटे अर्थों में, क्योंकि एलिजाबेथ यूगीन शैली का उल्लेख आया है। तो हालांकि वो एलिजाबेथ यूगीन शैली का ज्यादा प्रभाव सोनेट पर पड़ा है, वो मतलब प्रोज पर, पोएट्री पर ज्यादा पड़ा है, प्रोज पर कम पड़ा है। लेकिन फिर भी प्रोज लिखने वाले उस समय के जो भी अग्रणीय लेखक हुए, उनमें भी थोड़ा बहुत उसके अंश मात्र तो आते ही हैं। कहानी इतनी सी है कि एक विलियम है जिसका बंदूकों का व्यापार है, और वो अपनी मस्ती में रहने वाला व्यक्ति है, लेकिन दुनियादारी समझने वाला व्यक्ति भी है। और उसकी शादी हो गई है आज के समय में ईला से। ईला एक असफल कवि की पुत्री हैं, जिनके जीवन में बहुत सारी चीजें अधूरी रह गई थी। कुछ उसके परिवार ने जो जीवन बिताया अभावों में, तकलीफों में, और उसका पिता का कुछ अंश भी उसके अंदर आ गया है। गिल्ट में जीना, या अपने आप को साबित नहीं कर पाना, या मैं वैसा हूं या नहीं हूं, कई तरह की संभावना इसके अंदर आती है। वो हम जिस कोण से देखेंगे वो संभावना हमको नजर आ जाएगी। और वो सोलेंसी में एक मकान की तलाश में इन दिनों है, किसी काम के सिलसिले में या कुछ समय इस स्थान पर बिताना चाहते हैं, और एक मकान की तलाश में वो मिसेस हुपर के यहाँ चले जाते हैं। इसमें डिस्टर्ब करने वाले नहीं। तो मिसेस हुपर के वहाँ मकान देखने जाते हैं कि इस स्थान में हमको चाहे पति के कार्य क्षेत्र की डिमांड भी हो सकती है, या उनको कुछ और भी महत्वाकांक्षाएं हो सकती है कि इस जलीय तट पर सोलेंसी नामक स्थान में कुछ समय वो बिताना चाहते हैं। और बिताने पर मकान देखते हुए पता चलता है कि इस मकान के 2 कमरों में कुछ ऐसी आभा है जो पूरे घर में नहीं है। वो ईला महसूस कर रही है, क्योंकि उसका कलात्मक चीज़ों के प्रति रुझान, या ऐसी चीज़ों के प्रति रुझान है जो इंसान को ठहर कर सोचने देखने के लिए एक समय देता है कि भाई चाहे वो बाहर से आती हुई हवा हो सकती है, समुद्र हो सकते हैं, किताबें हो सकती है। क्योंकि वो पिता के संस्कार की वजह से आज भी खुद कविताएं लिख रही है, और उसके अंदर एक द्वंद्व की स्थिति भी चल रही है कि मैं कैसी कविताएं लिख रही हूँ, और क्या मैं एक बड़े कवि के रूप में कभी स्थापित हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी। उसका निरंतर उत्तरोत्तर द्वंद्व उसके दिमाग में चल रहा है। और वहां पर एक कमरे में जाती है और वो देखती है कि इस कमरे की छवि वैसी ही है जैसा जीवन में जीना या होने की प्राप्ति या अपने आकांक्षा पाले बैठी हूँ। तो उस कमरे के अंदर देखती है कि कुछ किताबें बिखरी सी पड़ी हैं, दीवारों पर कुछ तिरछी लाइनों में कुछ लिखा हुआ है, कुछ नोट्स लिखे हुए हैं जो कविताओं की शायद अधूरी पंक्तियां हैं। और वो मिसेस हुपर से जानने को उत्साहित होती है कि ये किसका कमरा था, और वो बताते हैं कि वो ऐसे कवि का कमरा है जिसके पास देने को किराया कभी होता नहीं है, और बहुत थोड़े में गुजारा करता है, और वो अपनी मस्ती में अपनी दुनिया में रहता हूँ। कुछ समय के लिए आता है, लेकिन आने के बावजूद भी हमको परेशान नहीं करता, इसलिए हम भी उसको 2 कमरे दिए हुए हम लोगों ने भी, और उसके आने जाने से मुझे कोई समस्या नहीं।
तो अगर उसकी अनुमति होगी तो ये 2 कमरे भी आपको जो आपको स्थान दिया जा रहा है किराए के लिए ये पूरा घर, तो उसमें 2 कमरे भी अलॉट कर दिए जाएँगे। तो वो कवि की अनुमति प्राप्त करती है और वो 2 कमरे भी उसको दे दिए जाते हैं। और यहाँ पर बताया है कि उस स्थान पर आने के बाद हस्बैंड का विलियम का झुकाव तो नाव में घूमना या सैर-सपाटा करना, आस-पास की चीज़ों को जानना, क्योंकि उसका स्वभाव है। व्यापारी क्या होता है कि चाहे वो आर्थिक सामंजस्य या आर्थिक संधियाँ कैसे की जाए या ऐसे लोगों से मेल-जोल किया जाए जो मुझे व्यापार बढ़ाने में कारगर साबित हो। तो वो तो अधिकतर उस समय काल में बाहरी जीवन बीता रहा है और वो अपने बच्चों के 3 बच्चे हैं आज के समय में, 3 बच्चों के साथ कभी समुद्र तट पर घूमने चली जाती है और कभी उस कमरे में अपने एकांत में समय व्यतीत करती है। और जैसे-जैसे वो समय व्यतीत कर रही है वो वहाँ पर कवि की छवि देख रही है, उसकी फ़ोटो देख रही है और उसके एक अलिखित या अनकहे प्रेम में खोती जा रही है, डूबती जा रही है उस कवि के अंदर। और एक अलग तरह का उसके अंदर एक अनुराग उत्पन्न हो रहा है जिसको परिभाषित या डिफाइन नहीं किया जा सकता और वो उसके खींची चली जा रही है और वो एक समय अपने तकिए के सिरहाने के नीचे उसकी फ़ोटो भी रख लेती है और वहाँ पर उसके पति को थोड़ा-सा डाउट भी होता है, लेकिन वो बात आई गई हो जाती है। वो जिस तरह से कहती है कि ये तो ऐसी गलती से यहाँ फ़ोटो आ गई होगी और वो एक पत्रिका में जब रॉबर्ट ट्रूसी की कविताएँ पढ़ती है तो उसको पता चलता है कि ये वही व्यक्ति है जिसके कमरे को मैं अभी बार-बार अवलोकन कर रही हूँ या देख रही हूँ। और मेरी भी कविताएँ बहुत से जर्नल्स में, पत्रिकाओं में छपी है, लेकिन मैं अपने असली नाम से नहीं, छद्म नाम से लिखती हूँ, जॉन आइवी के नाम से। तो वो इस समय आज के टाइम में जहाँ रॉबर्ट ट्रीवी है, उसको पत्र लिखती है कि आपका वापस यहाँ इस स्थान पर आना कब होगा? वो कहता है मैं बहुत जल्दी शायद आऊँगा, लेकिन मैंने आपकी कविताएँ नहीं पढ़ी और वो एक बार अनुक्रम में पढ़ती है कि उसका कविता संग्रह निकल चुका है, तो क्या मेरा भी कविता संग्रह कभी निकल सकता है क्या? वो भी मन में इस तरह के ख़्याल बुनने लगती है और जैसे-जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ता है, पता चलता है कि उसका एक चित्रकार मित्र जो एक संपादक का भाई है, चित्रकार मित्र यानी कि कवि का मित्र, चित्रकार, वो उसके घर आता है और उसका संदेशा देता है कि कवि आपके बाहर गेट के अहाते तक आया था लेकिन यहाँ नहीं आया, उसका मन बदल गया। उसको लगा क्या करना दुनियादारी वाले लोगों से मिल के। वो एक लाइन भी वहाँ कहता है कि वो तो सब एक तरह के लोग होते हैं, मेरे लिए कुछ होगा नहीं। तो वहाँ उसके जीवन में और मलाल एक और घर कर जाता है और उसके अंदर एक जो पीड़ा है वो और उच्च स्तर पर बढ़ जाती है कि वैसे भी मैं ढंग से कविता नहीं कह पा रही हूँ और वो कई सारे सपने, कई सारी उम्मीदें संजोए बैठी थी कि उससे मैं मिलूँगी, कविताओं के बारे में बात करूँगी, उसके जीवन जीने के तरीके के बात करूँगी और कुछ समय बाद उसे खबर मिलती है कि वो कवि इस दुनिया में नहीं रहा, उसने आत्महत्या कर ली है। और आत्महत्या के बाद कुछ समय बाद एक पत्र प्राप्त होता है कि उन अनाम महिलाओं के नाम एक गीत है ये, जो मेरे जीवन में आ सकती थी, मुझे प्राप्य हो सकती थी लेकिन अप्राप्य रही, मुझे मिल नहीं पाई। चाहे वो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, प्रेमिका हो सकती है, कोई भी स्त्री जो हो सकता है कि मेरे जीवन में उस खालीपन को अलग से भर दे। और दूसरा एक उसको एक गिल्ट ये भी रहा कि मेरी कविताओं को कुछ आलोचकों ने अच्छी दृष्टि में नहीं देखा। तो एक ये भी उसको मलाल रहा। तो अब यहाँ पर बहुत सी एक गहमा-गहमी की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उसका जाने का मूल कारण क्या था वो या तो कविताओं का ना समझ आना या जीवन का खालीपन। तो ये पाठक के ऊपर छोड़ दिया गया और अंत में हम देखते हैं कहानी उस मुहाने पर ख़त्म होती है कि कब्रिस्तान में उसकी मृत्यु के बाद एक दिन वो विलाप कर रही है और उसका पति उसको ढूँढते हुए वो सोलेंसी इलाके में वापस आता है और उसको ले जाता है और उसके बाद वो बहुत बीमार रहने लग जाती है और इतनी बीमार रहती है कि अपने चौथे बच्चे के जन्म के बाद ये दुनिया वो वहाँ से सेटिस्फाई हो गई वहाँ से सेटिस्फाई हो गई। देखा जाए तो दोनों गलत भी हैं और दोनों सही नहीं, हैं। एक मिनट अपनी बात कह रहे सब हाँ। नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोल रही थी। बोल रहे थे निकाली ना नहीं, मैं तो सिर्फ उसको पढ़ रही थी वापस लास्ट को। ह्यूमन नेचर है। हम्म। हाँ। Liking आज dislike. अजय प्लीज
बुलाया अच्छा जी नमस्ते 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 सॉरी लेट हो गया स्टोरी रीड की आप दोनों ने? हाँ हाँ ऑलमोस्ट ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों की ओपिनियन लेते हैं। लेट आए तो फर्स्ट कर देते हैं। नहीं आज हमारा फर्स्ट टाइम है ना तो पहले आपके ओपिनियन सुनते हैं हाँ। सुनेंगे समझेंगे क्या बोलना है थोड़ा टाइम तक तो आप शुरू कीजिए। नहीं मेरे गले में खराश है मेरे को थोड़ा सा टाइम वो तो हम सबके गले में है। नहीं वैसे सब आपस में सब बोलते रहते हैं एक साथ कहानी तो अच्छी है और जैसे जब भी आप लोग बेचते हो अच्छी बेचते हो मुझे हमेशा ही पसंद आती है और जैसा इसमें बोला गया औरत और ख्याल तो इन्होंने बस जैसे बोला एकदम मुझे सही लगा कि वो दिल को रिप्रेजेंट करती है वो माइंड को करता है एग्जैक्टली और जैसे हम लोग कहानियों में मूवीज में देखते हैं तो भूख के बारे में भी जैसे बोला कि मैं एक हर इंसान को अपनी जो प्रायोरिटी होती है उसके अलावा एक मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है और वो किस में ढूंढता है ये उसका अपना जो आउटलुक होता है और इस जैसा कि यूजुअली हम हमारे समाज में भी देखते हैं कि जब जोड़ियां बनती है कहते हैं ऊपर वाला बनाता है लेकिन बनती है जो जैसे भी बनती है लेकिन यूजुअली सब पैरेलल नहीं चल रहा होता सब में साथ रहते हैं पैरेलल चलते हैं लेकिन जो मेंटल स्टैंडर्ड होता है लाइफ में हमेशा एक सा कभी नहीं होता विपरीत ध्रुव की तरह भी होते हैं जैसे इसमें भी है इसलिए पर वो साथ सारी उम्र निकालते भी हैं लेकिन जहां तक इसमें औरत को बहुत मर्यादित और बहुत अच्छा उन्होंने बताया मतलब वेस्टर्न कल्चर का होते हुए भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है कि उसका ना वो उससे मिली है ना उसने उसको मतलब वो डायरेक्ट तो देखा भी नहीं फेस टू फेस ना बात की है उसने और एक तो बाद में जो है पत्रों के संबंध से जरूर उसका उससे इंटरेक्शन हुआ है और वो उस ये जो कवि है वो उसकी उस खाके में बिल्कुल फिट बैठता है जैसा वो अपना जीवन साथी चाहती थी इसलिए वो उसके प्रति आकर्षित भी है और बिना किसी फिजिकल रिलेशन के बिना किसी फिजिकल इंटरेक्शन के भी जब उसका लास्ट में जो चौथा बच्चा होता है उसके प्रति जब उसको उससे मिलान करते हैं फोटो से तो उसके पति को ये लगता है कि हाँ ये मेरा नहीं है यहाँ की कहानी खत्म हो जाती है जबकि उसने पहले भी ये जब वो उसके कब्रिस्तान से उठा के लाता तब भी वो कहती है कि मैं उससे मिले नहीं और जब वो उसको वापस पूछता है कि वो अभी भी तुम्हारे ख्याल में है तो ना वो उसको नकारती है ना वो उस पर हाँ भरती है तो कुल मिला के बात यही है कि इमेजिनरी जो उसका एक प्रेमी कह लीजिए आकर्षण कह लीजिए जो भी है वो उसके पूरे कहानी में साथ चलता है और वही उसके बच्चे में परिलक्षित भी होता है बाकी इसमें कहीं भी अगर यूं डिफाइन किया जाए प्रेम को कि किस तरीके का प्रेम तो शायद मेरे ख्याल अपरिभाषित वाली बात है कि सबकी नजर में प्रेम की अपनी अपनी परिभाषा है और उसमें अगर देखा जाए तो जो उसका पति है वो भी कहीं गलत नहीं है उसने उसको फ्रीडम जितनी चाहिए होती है उतना स्पेस दे रखा है ऐसा नहीं है कि वो उसके स्पेस में कोई सेंधमारी कर रहा है वो कहीं नहीं करता नजर आता मुझे इसलिए बाकी काफी मैच्योर कहानी अच्छी कहानी है बहुत और सबकी लाइफ में मुझे लगता है ये घटित होता है बच्चे शायद नहीं मिलते होंगे शक्ल इतना ज्यादा नहीं मिलता होगा लेकिन यहाँ तक तो मैं मानती हूँ कि ये बिल्कुल सही है कि सबकी लाइफ में एक इमेजिनरी सेटिस्फैक्शनरी कॉर्नर ढूंढते हैं लोग और वहाँ कोई ना कोई जो होता है वो लाइफ पार्टनर के तरफ भी फिट हो सकता है और उसमें मुझे लगता है कि शायद चरित्र को जज करने वाली बात नहीं होनी चाहिए चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो तो यहाँ के ये कहानी सोचने में मजबूर भी करती है कि हम जिस समाज में रहते हैं हमारे यहाँ शायद जैसा इसमें उसके पति ने लास्ट में सोचा है कि मिली भी नहीं है फिर भी वो उसको जज कर रहा है तो ये हमारे समाज में तो बहुत आम है कि अगर आप अपने किसी भी आइडल को भी अगर एक लिमिट से ज्यादा पसंद कर रहे हो तो प्रश्न चिन्ह बहुत जल्दी लग जाते हैं हमारे में कि ये गलत है जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए मुझे लगता है सचमुच में प्रेम अगर अपरिमित है तो उसको अपरिमित रहने दिया जाना चाहिए अपरिभाषित रहने दिया जाना चाहिए उसको सिर्फ चरित्र को लेके जज नहीं करना चाहिए इतना तो लगता है वेल सर आप बोले पहले आप बताइए मैं बोलूं?
ये जो कहानी एन इमेजिनेटिव वुमेन थॉमस हार्डी की है, इसने हिंदी में ट्रांसलेशन इन्होंने औरत और ख्याल किया है, मतलब कि इसके शीर्षक का। मैं समझता हूँ कल्पनाशील स्त्री भी हो सकती थी इसका कहानी का हेडिंग, तो भी मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ता। ताकि ये इस कहानी में मुख्य रूप से 3 पात्र हैं। एक तो विलियम मार्सिल है जो बंदूकों का काम करता है, निरा भौतिकवादी है, उसके लिए सब जो आप देखें उसका है पूरा प्योर और उसको दूसरी उसकी पत्नी है मिसेज इला मार्सिल, जो जॉन आइवी के नाम से भी उसने कविताएं लिखी है। और तीसरा है रॉबर्ट ट्रू, जो फोटोग्राफ में और कविताओं में मिलता है, वास्तव में कहीं नहीं आता है, पिक्चर में आता ही नहीं है। एक पात्र और है जो मकान मालिक की एक कोऑर्डिनेशन में काम करती है, मध्यस्थता काम करती है इला के बीच में और ट्रू के बीच में, क्योंकि वो ट्रू को भी जानती है और इला तो उसके यहाँ रहने आई है। कहानी देखा जाए तो बहुत ही सरल होते हुए बड़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल कहानी बन गई है ना। कहानी जो है आप यदि शुरू से देखें कि जो इला मार्सिल है वो एक्चुअल में वो उसका जो टेम्परामेंट है और उसकी जो रुझान है अपने पति से बिल्कुल डिफरेंट है, वो बिल्कुल अलग है, बल्कि अलग ही नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल विपरीत है कहना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट है। वो एक छोर पर है, वो दूसरे छोर पर है। पर चूंकि अभी कल्पनाशीलता में वो खोई रहती है और उसको जो बाकी दुनियादारी से बहुत कम लेना देना है, तो उसके पति को भी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो जैसा जी रही है हाँ उसको, बल्कि वो कहता ही है कि तुमको तकलीफ नहीं हो, बार बार उससे पूछता रहता है, ये करता रहता है, तो ये सारी चीज चलती रहती है। लेकिन आप देखें कि ये कहानी में मतलब इस बात को शुरू से ही बताया गया है। यदि आप कहानी की शुरुआत देखिए कि मतलब कि वो अपने पत्नी को देखने के निकलता है, तो उसको जो है एक गार्ड बताता है कि उसकी पत्नी आगे समुद्र तट के उधर गई है। लेकिन वहां पर आप देखें कि उसने देखा, सेकंड पैराग्राफ में आप बहुत ध्यान से देखिए कि उसने देखा कि बच्चे आया के साथ आगे आगे चल रहे हैं और पत्नी पीछे बड़ी मस्ती में किताब पढ़ते हुए चल रही है। आप मतलब उसकी जो अलग जो दुनिया, एक समानांतर दुनिया में या काल्पनिक दुनिया में कैसे जीती है, लेखक ने एक हल्का सा शुरू में परिचय दे दिया है इला के बारे में, है ना। और फिर ये कहानी जो आगे बढ़ती है और वो अपनी कहानी की शुरुआत में अपने पति के साथ जो जीवन गुजारा उसने हनीमून पीरियड और उसके बाद से, तो कहते हैं कि जैसे उसको शिक्षा मिली जो जनरली लड़कियों को मिलती है, इसलिए कोई बात नहीं आई। लेकिन बाद में अंततः वो विचार करती है, इसी कहानी में शुरुआत में ही आता है, विचार करती है कि आखिर जीवन से उसको जीवन क्या है। ये उसके विचार करती है सोना चांदी, ये जो भौतिकवाद है, ये सारी चीजें, ये जीवन है या और क्या है। तो वो नेचुरली बड़ी असंतुष्ट मतलब की लेडी है इन चीजों के प्रति। अब जो है आप देखेंगे कि वो मकान जो लेने जाते हैं उस समुद्र तट पर, जो उनका सैर सपाटे के लिए अमूमन मार्सिल और वो दोनों जा रहे हैं और वहाँ पर वो मकान लेते हैं। और उस मकान में पूरा मकान शुरू में नहीं मिलता है जैसा कि बताया गया है, बाद में मिसेज ऊपर की एक अच्छा किराएदार मिल रहा है, तो वो दोनों कमरे जो उसके साल भर रहने वाले जो किराएदार है उसकी अनुमति से दिला देते हैं, तो वो उसको मिल जाता है। अब यहाँ से कहानी आगे गति पकड़ती है, आप देखिए, और गति ये पकड़ती है कि वह पहले उस 2 कमरे जो उसके मिले हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसके पोजीशन में रहे हैं और वो उसको खाली नहीं किया है, लेकिन उसको दे दिया कि इसको काम में ले सकती है। उनके विशेष आग्रह था कि पूरा मकान ही हमारा होना चाहिए, वहाँ पर पूरे मकान में ही हम मतलब रहें उसके रूप में, घूमने फिरने के, उसको डिस्टर्ब नहीं करे। यहाँ तक ठीक था, लेकिन जब वो उस कमरे में जाती है, किताबों की दुनिया से उसका एक्सपोजर होता है, तो आप देखें कि उसकी चीजें बदलती है। वो किताबों को पढ़ती है, देखती है और ये जानना चाहती है कि आखिर इसमें कौन रहता था। उसको पता लगता है कि उस मकान मालकिन से पता लगता है इसमें वो कभी रहता है और ये रहता है, तो उसके प्रति थोड़ी रुचि जागती है और अपनी जो है वो कहना चाहिए कि वो उसके बारे में सोचने लगती है। इस बीच में उसने कवि का एक अपनी कविताओं के बारे में उसका भी लिखा कि ये भी अच्छी कविताएं लिखती है और उसकी कविताएं भी अच्छी जर्नल में छपी है। ऐसा नहीं है जो इसकी आईवी के नाम से जो लिखी है इसने, क्या नाम है इसका, हाँ नहीं, ये जो है जॉन आईवी यानी पुरुष बनकर के, स्त्री के रूप में नहीं, पुरुष कवि के रूप में इसकी कविताएं छपती है। और एक
इसकी शुरुआत में आई है कि एक जो प्रकाशक ने दोनों कविताओं को, यानी कि जो ट्रू ने कविताएं लिखी और इसने कविताएं लिखी, एक साथ छापी और उस पर एक कमेंट किया है उस पर कि दोनों को लगता है कि परिस्थितियां जो है, जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, एक जैसी परिस्थितियां हैं। फिर ये कहानी आप देखें कि आगे चलती है और ये कहानी आप देखें पहुंचती है जहां पर कि यदि हम ट्रू के बारे में जाने तो ट्रू भी सपनों की दुनिया में खोजने वाला व्यक्ति है और इस जो भौतिकवादी जो दुनिया है उससे अलग थलग है वो, और कविताएं लिखता है, उसकी कविताएं छपी है और उसकी मतलब कि, लेकिन इस बीच में जो हम कहें कि इसकी जो ट्रू की है, ट्रू की जो कविताएं छपती है उसमें सबसे जो हम कह सकते हैं कि उसकी कविताएं को वो आखिरी में जाकर के जो मतलब कि ये ट्रू मतलब कि ट्रू ये विचार करता है कि अब तक जो उसने जिंदगी जिया है, उसके जिंदगी में उसने सारी इमेजिनेशन तो किया है, एक स्त्री को माँ के रूप में भी किया, बहन के रूप में भी किया, प्रेमिका के रूप में भी किया, लेकिन वास्तविक जीवन में उसके कोई भी स्त्री नहीं आई है, उसके जीवन में कुछ भी नहीं आई है, वो बड़ा खालीपन है उसका जीवन है, ठीक है ना। और सेकंड जो है कहना चाहिए कि उसका इस खालीपन जीवन के साथ में जो उसकी कविताएं छपी है, उसकी एक मतलब कि कहना चाहिए कि उसकी जो इमेजिनरी कविताएं हैं उसकी शायद आलोचना बड़ी जबरदस्त की गई है, जहां ऐसा एक आभास मिलता है कि जो कविताएं किस तरह की हो सकती है, जो कि इस तरह से भावुकता बस कविताएं लिखी है या संवेदनशील होकर का कविता लिखी है, उस कविता को शायद कुछ ऐसे समीक्षक हैं, इसमें एक शब्द आता है आपके ध्यान में बार बार आता है जो दक्षिणपंथी है, वो जो भौतिकवाद को या सारी जो यथार्थ या कहना चाहिए उसके ज्यादा वास्तव उसकी कविताओं की बस आलोचना करते हैं। इन दो बातों से, किन बातों से वो उसको धक्का पहुंचता है, हम कहें कि दोनों चीजें उसको शायद उसको शौक डालती है। एक तरफ तो उसका जीवन का खालीपन है, जो बहुत निराश होता है, जीवन से निराश हो रहा है लगातार, और दूसरी तरफ उसकी इतनी जबरदस्त आलोचनाएं हैं और वो व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। कविताएं एक उसके जीवन का एक कहानी का एक पात्र इस तरह से उसकी मृत्यु को प्राप्त करता है। दूसरी पात्र है इला का भी आप देखिए कि उसकी कविताओं को पढ़ती है और कविताओं को आत्मसात करती है और कविताओं को इतना ज्यादा पढ़ती है कि उसको कविता याद रह जाती है, उसकी कविता धारा पर बोल सकती है, लगातार बोल सकती है, बिना देखे बोल सकती है। और उस कविताएं जो दीवार पर लिखी हुई है, छोटी छोटी जो अक्षरों आधे अधूरे लिखे हुए हैं या जो भी लिखे हुए हैं, उनको भी वो पढ़ती है और बड़े आकर्षित होती है उससे। फिर वह उसके कमरे में से उसके कुछ कोई सामान रखा हुआ होता है, उसमें वो सामान को ढूंढती है और उसमें उसका वस्त्र निकलता है, कोट, और वो चीजें उसको पहनती है और फील करती है कि वो उसी कवि की तरह वो है, मतलब या कवि के साथ वो वैसे हो गई है, तो फील करती है वो साथ में। और फिर वो अपने मकान मालिक से एक समय पूछती है कि भाई इसका देखना चाहती है वो, और बार बार सोचती है कि उससे उसकी मुलाकात, वो लेटर भी लिखती है कई समय तक, लंबे समय तक उसका पत्राचार रहता है, लेकिन पत्राचार में वो अपने आप को इला नहीं बताती है। वो जॉन आइवी यानी वो कवि मतलब कि पुरुष कवि के रूप में ही अपना उसका रहता है कि उसकी बड़ी इच्छा होती है कि उसके मिलने की, लेकिन वो अब मुलाकात नहीं हुई है। और साथ में जो मैं आपको बता रहा था कि वह उसको मतलब कि पत्र वगैरह लिखती है, लेकिन वो उसके मुलाकात और उसके बारे में उसने वो वापस उसका जवाब मिलता है उसको कि हाँ मैंने आपकी कविताएं नहीं पढ़ी है, उसकी कविता उसकी नहीं पढ़ी है उसने, लेकिन प्रतीक्षा रहेगी कभी ऐसी अवसर आएगा और मौका आएगा तो उसकी कविता पढ़ेगा। लेकिन अब उसकी जो कभी फिर उसके कविता संग्रह से उसकी मुलाकात होती है तो वह बिल्कुल अब उसको लगता है कि उसका एक तरह से लक्ष्य जैसे मिल गया हो, जो जीवन का इसके जीवन का जो खालीपन है, इसकी जो भावना ये एक कल्पना लोक में विचरती है, या इसको जो भौतिकवाद से उसको लगता है कि ये मतलब कि ठीक नहीं है उसको अपने, तो उन चीजों को वो उनकी कविताओं में डूबती है वो, और उन कविताओं को पढ़ करके और उसको लगता है कि ये इसके साथ वो एक तरह से मतलब कि उसका लगाव हो जाता है। अघोषित तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल वो बिल्कुल कॉन्शियसली उसके साथ डूब जाती है उसमें। आध्यात्मिक लेवल का, हाँ आध्यात्मिक लेवल का या मानसिक लेवल का, एक बार हम आध्यात्मिक शब्द छोड़ देते हैं, है ना, बड़ा वो टेक्निकल शब्द है, तो मानसिक लेवल ही हम कहेंगे। तो बिल्कुल एक तरह से वो जैसे मान लेती है कि वो उसका प्रेमी है और उसको सब कुछ समझता है। और इसमें एक लाइन जो इसके बारे में आया, इला के बारे में बहुत ध्यान रखते हैं कि वो कहते हैं कि उसे तलाश कोई प्रेमी की नहीं थी और ना उसको प्रेमी चाहिए भी था। बहुत इस मियाँ पर इस पर
बहुत कैटेगरी की और स्पष्ट रूप से वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको उसकी जो अवस्था है, वो जो चाहती है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसको कदर करने वाला, अप्रिशिएट करने वाला वो व्यक्ति चाहिए, समझने वाला, उसको समझने वाला, क्योंकि वो उसका आसपास सारा वातावरण जिस तरह से उसको समझने वाला कोई नहीं है ना। उसकी तलाश वो नहीं है, उसकी तलाश ये है। बाकी चीजें जो बताई गई है कि भाई वो डेथ हो जाने के बाद वो वहां पर वापस उस जगह पर जाती है और वापस वो कब्रिस्तान जाती है और वहां पर वो मतलब कि उसके साथ उसका पति पहुंचता है और उसको लेके आता है और इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। अब आप आखिरी में जो यहाँ पर देखा जाए तो कहानी यहाँ भी खत्म हो जाती है उसकी मृत्यु के बाद, लेकिन कवि जो लेखक है वो बहुत ही तेज है। कहानी कई प्रतियों में है और पाठकों को बहुत झकझोर देना चाहता है वो एक बार कि वो अपने अपने मीनिंग लगाए, अपने अपने अर्थ लगाए, अपने चीजों को समझे। पर मैं समझता हूँ कि आगे कहानी बहुत सिंबॉलिक है, आगे की कहानी और पहले भी कहानी सिंबॉलिक है, उस सिंबॉलिक को वो बिल्कुल क्लाइमेक्स तक ले जाता है लेखक। ये सबसे बड़ी बात है इस कहानी की। ये यदि नहीं होता तो शायद उतनी ये कहानी उतनी मार्मिक भी नहीं बन पाती। तो वो सिंबॉलिक ये है कि वो जो उसको जो मिलता है फोटो उसको पति को और उसको जो मिलता है बाल, अब उसको मिलान करता है वो, उसको लगता है कि जबकि उसके बाप जब उसने पूछ चुका है कि इसके तुम्हारा क्या संबंध रहा है, सारी चीजें रहे, तो मना कर दे कि नहीं, हालांकि वो और बाद में एक तो वो एक जवाब देती है ना कि तुमको ऐसा मेरे बारे में ऐसा तुम अपमान कर रहे हो, और बाकी आगे सवाल करता है वहां चुप रहती है, वो बोलती नहीं है वहां पर। पहला लाइन उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाइन है कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो ये कह करके। उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, उसने एक लाइन बोल दी है। लेकिन 2 वर्षों के बाद जब वो सारा चीज मिलान करता है तो उसको पति को ऐसा आभास होता है कि उसकी, और फिर डेट्स को वो याद करता है, उसी डेट में उसका फोटोग्राफ और वो छुपाई थी, वो सारी चीजें लगता है, तो उसको ये लगता है कि न हो उसके साथ ये झूठ बोल रही थी, उसके संबंध थे, और उसने मतलब क्या है कि उसका तब वो उस बच्चे को कहता है कि तुम मेरे नहीं हो, है ना। यहाँ पर पूरी कहानी जो है आपके सामने, मतलब एक समग्रता में आप कहानी पर विचार करें तो देखें कि क्या एक मतलब कि भावना में जीने वाला व्यक्ति, संवेदनशीलता में जीने वाला व्यक्ति और एक मेरा भौतिक जो जीने वाला व्यक्ति, किसका जीवन सफल है, ये हमारे सामने, या कौन सी चीजें हमारे लिए मीनिंगफुल जीवन में है, ये चीजें वो सेकंड दौर में मैं फिर उस पर बात करूंगा, क्योंकि दोनों इस समग्रता में कहानी विचार करते हैं। इस कहानी से इसलिए कहानी बड़ी अद्भुत है। कहानी पहले एक बार समाप्त हो जाती है, फिर लेखक ने वहां समाप्त न करके जो आगे समाप्त किया है, क्लाइमेक्स तक और क्लाइमेक्स ले गया है, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उसकी मृत्यु हो जाने के बाद हम सोच रहे थे कि कहानियां खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन कहानी को आगे तक ले गया बड़े तरीके से, बहुत संजीदा तरीके से, इतनी खूबसूरती के साथ आगे ले गया है लेखक ने, कहानी को आगे ले जाता है कि पूरे वहां तक ले जाकर के पूरा झकझोर आपको देता है। आपकी कहानी के अर्थ को आप समझने के लिए, कहानी का मीनिंग समझने के लिए, ये कहानी मल्टी लेयर है, सिंबॉलिक भी है, सांकेतिक भी है, उन सबको समझने के लिए पाठकों पर छोड़ देता है। मैं अपनी बात पहले राउंड में यही समाप्त करता हूँ। अब 7 साल के बाद मैं प्राय नहीं बोलता हूँ। साधना जी आप बोलना चाहें? बोले पहले बात क्योंकि इनकी कुछ बातों का मुझे जवाब और फिर आपकी बात का बाद जवाब देना। तो हमारे विचार थोड़े बहुत मिलते भी या नहीं भी मिलते। हाँ, मुझे इस कहानी के बारे में जो मैं बताऊं उसके पहले मैं एक बात, 2-3 बातें भूमिका के रूप में कहना चाहता हूँ। एक तो मैं ये समझता हूँ कि कहानी बहुस्तरीय, मल्टीलेयर्ड हमेशा होती है, वो साहित्य का मतलब ही वही है। लेकिन जब हम कहानी की बात करते हैं तो मेरा ये मानना है, उसमें कई बार लोगों का विचार मिलता है, नहीं भी मिलता है, मेरा ये मानना है कि कहानी में एक मूल संवेदना हो। कहानी और उपन्यास में मैं यही फर्क करता हूँ कि कहानी में एक मूल संवेदना होती है और उपन्यास में कई प्रकार की संवेदनाओं का समावेश। मैं सीधे इस बात पर आता हूँ, इसके पहले मैं 1-2 बातें और कहूँगा कि ये मुझे इस कहानी में मूल संवेदना को समझने के लिए हमें इसके शीर्षक और इसके अंत, नॉर्मली भी कहानी को अगर जैसे साथ आप करें इसको हम समझेंगे, ये और भी आगे अपने सेकंड राउंड में बताएंगे। शीर्षक और अंत को अगर अपन पकड़ के चलें तो शीर्षक इसका अंग्रेजी में थॉमस हार्डी का है, इमेजिनेटिव वुमन,
और हिंदी में है औरत और ख्याल। शाह साहब के मैं इस विचार से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि इसका शीर्षक कल्पनाशील महिला या कल्पनाशील औरत हो सकता था। बहुत अच्छा है इसका अनुवाद हो, क्योंकि बाकी अनुवाद बहुत ही अच्छा किया। मतलब जिस प्रकार की अंग्रेजी भाषा का थॉमस हार्डी ने जिस प्रकार की अंग्रेजी का लिखी है ये, बहुत क्लिष्ट अंग्रेजी है। हाँ, और उसका इस प्रकार से अनुवाद बहुत ही अच्छा है। लेकिन अनुवाद जो शीर्षक का अनुवाद है उसमें अगर पाठक को लगता है कि यार ये बेटर हो सकता है, तो उसमें कुछ सोचने की बात है। औरत और ख्याल जो दो टुकड़ा में बांट दिया, तो अनुवादक का मन शायद ये है कि ख्याल का औरत पर क्या प्रभाव है, वो इस बात को स्पेसिफाई करना है अनुवादक। और लेखक ने जब उसका टाइटल लिखा है इमेजिनेटिव वुमन, तो लेखक के मन में ये बात लगती है कि औरत की कल्पना, उसकी खुद की कल्पना का उसके जीवन पर क्या प्रभाव है। और जब अपन अंत में आते हैं तो लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि औरत की कल्पना का इतना अधिक प्रभाव पड़ गया कि उसके संतान की शक्ल उसके कल्पना में रहने वाले व्यक्ति से मिल गई। अब जैसे अनिमेश ने ये हमेशा अपने ज्योग्राफी और पॉलिटिकल और उस वातावरण को लेकर भी इन्होंने एनालिसिस किया। ये सारी घटनाएं परिदृश्य 18वीं शताब्दी, ये कहानी भी 18वीं शताब्दी में लिखी गई। 19वीं में सर, 1893 में। हाँ, 1893 19वीं शताब्दी, उसके आरंभ 18वीं उसके दशक के आखिर में आते हुए 19वीं शताब्दी होगी ना। हाँ, 19वीं शताब्दी में उसका आरंभ हुआ। हाँ, तो ये 18वीं और 19वीं शताब्दी का ये जो पीरियड है, ये मानव जाति की सभ्यता और संस्कृति विकास में बड़ा महत्वपूर्ण पीरियड है। इसी पीरियड में जेनेटिक साइंस का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले लॉ ऑफ जेनेटिक्स 18वां और 19वीं शताब्दी में रखा। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी 19वीं शताब्दी की है। कार्ल मार्क्स का अभ्युदय 19वीं शताब्दी का है। इस प्रकार से अपन देखते हैं तो एक विचारों का, नवीन विचारों का जबरदस्त प्रादुर्भाव इस समय में हमें मिलता है। इस कहानी के समय जिस एसेक्स और जिस सोलेंसी का वर्णन अभी एनिमेशन और कहानी में है, यूरोप में एक पूरी डिबेट चल रही है उस समय कि क्या कल्पना का प्रभाव मानव के जीवन पर और उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। उस समय जेनेटिक शब्द साइंस के रूप में अभी विकसित हो रहा है, इवोल्यूशन शब्द विकसित हो रहा है, हुआ नहीं। ये सब डिबेट एक वैचारिक स्तर पर चल रही है, और थॉमस हार्डी ने उस वैचारिक डिबेट को लेकर, मेरे हिसाब से अब मैं ये कह रहा हूं कि इस कहानी की मूल संवेदना यह है, थॉमस हार्डी ये कहना चाहता है कि औरत की मानसिक कल्पना का उसके जीवन पर क्या प्रभाव है। इस कहानी के कई स्तर हैं, जैसे आप लोग भी बताएंगे, आपने बताया कि ये सफलता की कहानी भी हो सकती है, भौतिकवाद और इंटेलेक्चुअलिज्म की टकराव की कहानी हो सकती है, दिल और दिमाग के टकराव की कहानी, बहुत सारे कायम हो सकते हैं। लेकिन इसकी मूल संवेदना ये है कि औरत की कल्पना का क्या इतना प्रभाव है कि वो उसकी संतान के बाहरी आकार में परिलक्षित होने लग जाए। और अब थॉमस हार्डी इसके पक्ष में बोल रहा है कि हाँ, इतना प्रभाव है, या वो सिर्फ एक सवाल दे रहा है कि आप सोचो कि क्या प्रभाव हो रहा है। दोनों ही बातें संभव। लेकिन अब आज के जब परिप्रेक्ष्य में हम
जेनेटिक्स की बात करते हैं तो आज हमारे बीच में एक डॉक्टर शायद आती या आने वाली थी, नहीं आई, लेकिन हम ये जानते हैं, आम जनरल नॉलेज है कि 80% बीमारियां साइकोसोमेटिक होती है। मेडिकल साइंस इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि 80% जो शारीरिक रोग हैं उनका ओरिजिन मन के अंदर, साइकोसोमेटिक यानी साइको मीन्स मन, सोमा मीन्स बॉडी। मन और बॉडी के बीच में इतना गहरा संबंध है, माइंड और बॉडी के बीच में इतना गहरा संबंध है कि वो अगर मानसिक कोई भी विचलन होते हैं तो वो बीमारी के रूप में प्रकट होते हैं। उस यूरोप में ये जो बहस चल रही थी, उस बहस के मूल में भी ऐसे कारण थे कि कुछ विकलांग संतानें उत्पन्न हुई या कुछ विचित्र प्रकार की संतानें हुई, जैसे एलिफेंट बॉय, हाथी से मिलती हुई शक्ल के कुछ बच्चे पैदा हो रहे थे। तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया कि वो हमेशा वो जो लेडी, प्रेग्नेंट लेडी है, वो हमेशा कोई किसी हाथी के बारे में विचार करे, वो एलिफेंट बॉय। लेकिन उस समय, उस सदी में, उस पीरियड में वो सारा एक वैचारिक ही स्तर था। बाद में जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ, लोगों ने इस पे अपने वैज्ञानिक विचार भी जोड़ने शुरू किए और ये 20वीं और 21वीं सदी का विचार है कि हमारे शरीर के रोग साइकोसोमेटिक होते हैं। 1930 और 1950 के बीच में डॉक्टर एडवर्ड बेच करके इंग्लैंड में एक डॉक्टर हुए थे जो बाद में होम्योपैथ बने और उन्होंने बाद में अपनी बेच फ्लावर रेमेडी की एक ट्रीटमेंट की एक शाखा आरंभ की। उस शाखा के मैंने 3 कोर्स किए हैं, L1, L2, L3, और मैं राजस्थान का पहला रजिस्टर्ड बेच फ्लावर प्रैक्टिशनर हूँ। उनका ये कहना है कि बीमारी का 80% नहीं, 100%, 100% कारण मानसिक। और उन्होंने 38 प्रकार के फ्लोरल रेमेडीज निकाली है कि इन्हीं 38 प्रकार के इमोशंस के विचलन से बीमारियां होती है और अगर आप वो इम्बैलेंस पहचान के उनको बैलेंस कर दोगे तो बीमारी बिल्कुल अपने आप गायब हो जाएगी। ये थ्योरी है और उसकी मैंने उसकी पढ़ाई की है और उसका मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। दूसरा जो इससे संबंधित जो विचार है वो है जेनेटिक्स से संबंधित, क्योंकि मैं बायोलॉजी का विद्यार्थी हूँ, प्लांट फिजियोलॉजी के प्रोफेसर के रूप में रिटायर हुआ और मैंने अभी अपनी एक एकेडमी में एक कोर्स भी बच्चों के लिए 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स भी मैंने आरंभ किया। उसमें ये विचार आज की तारीख में यहाँ तक पहुंच गए। मेंडल ने जब अपने लॉ ऑफ जेनेटिक्स निकाले उस वक्त क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उस वक्त जीन के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन आज हम जानते हैं। और अब हम यहां तक जानते हैं कि एक शब्द जेनेटिक्स में आ गया है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, और उसका सिनोनिम यानी उसका पर्यायवाची शब्द है मैटरनल इनहेरिटेंस। यानी पिता से तो क्रोमोसोम आएंगे खाली शुक्राणु के रूप में, पिता से केवल क्रोमोसोम आएंगे। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो जानते हैं कि मानव के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं और उसमें 2 क्रोमोसोम है वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। और जब एक्स और एक्स का मिलन होता है जब लड़की उत्पन्न होती है, और एक्स और वाई का मिलन होता है जब लड़का होता है। ये मेल और फीमेल, आप बायोलॉजी की हो। तो पैटर्नल इनहेरिटेंस यानी पिता से तो जो मिला वो क्रोमोसोम, लेकिन माता का अपना अलग प्रभाव है इनहेरिटेंस में। ये
एक नई विधा जेनेटिक्स में निकली है और उसका नाम है साइटोप्लाज्मिक, यानी क्यों कि जो भ्रूण है वो माँ के गर्भ में उत्पन्न हो रहा है और माँ के गर्भ में जो कोशिकाएं हैं उस कोशिकाओं में जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में भी डीएनए, ऐसा नहीं है कि डीएनए केवल क्रोमोसोम में, उस साइटोप्लाज्म में भी डीएनए, और वो डीएनए उसके भ्रूण को प्रभावित करता है। तो इसलिए माता के विचारों का प्रभाव भ्रूण पे पड़ता है। उसका कारण है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या मैटरनल इनहेरिटेंस। यानी वो मिला रहा है फोटो और देख रहा है कि हाँ उसके पिता के गुण आ गए। यानी अब मैं साथ साथ आपकी बात को एक और ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इसी कहानी में लेखक कोई कमजोर लेखक नहीं है। उसने ये संकेत किया है कि उसी अगस्त के महीने में, वो अगस्त के महीने में उन दोनों ने संयोग किया है और वो उसी का परिणाम वो छोटा बच्चा है। ये लेखक ने लिखा है इस कहानी। लेकिन फिर भी अपनी अज्ञानता के कारण वो ये नहीं समझ पा रहा है कि वो इतनी ज्यादा कल्पनाशील महिला थी कि उसकी कल्पनाशीलता का प्रभाव यहां तक हो गया कि उसकी शक्ल। इस कहानी पर हम एक बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं और मेरे और शाह साहब के बीच में इसी बात पर थोड़ा सा विवाद हुआ था कि मैं ये मानता हूं कि कल्पनाशीलता का प्रभाव जेनेटिक हुआ है और वो मैटरनल इनहेरिटेंस के द्वारा प्रभावित होकर वो जीन्स के रूप में और उसकी शक्ल के रूप में और उसके बालों के रूप में वो बच्चा आ गया है, जबकि उनका कोई फिजिकल संबंध किसी प्रकार का नहीं है। लेकिन साथ साथ कहते हैं कि ये ऐसा संभव नहीं है, ये उस पिता की कल्पना से उसको ऐसा दिख रहा है कि उसका रंग मिल रहा है और उसकी तो ठीक है, अपने अपने विचार हैं, इनके भी विचार इनके सही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इस कहानी की मूल संवेदना ये है कि क्या औरत की कल्पनाशीलता का प्रभाव उसकी संतान के रंग रूप पे हो सकता है। मैं कह रहा हूँ हाँ, अब आज की तारीख में हो सकता है और उसका कारण है मैटरनल इनहेरिटेंस और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब बोलो। औरत और ख्याल। कहानी शुरू होती है और एक परिवार के पति पत्नी के आपसी संबंधों के उतार चढ़ाव में घूमती रहती है। विलियम मार्शमिल बंदूक बनाने का व्यवसाय करते हैं। पत्नी इला मार्शमिल एक पतली, गहरी, काली, चमकती हुई आंखों वाली चंचल स्त्री है जो अपने पति के व्यापार से असंतुष्ट है, मगर माँ के कहने पर वो शादी सहजता से स्वीकार करने पर मजबूर है। धन आदि किसी प्रकार की कमी ना थी, मगर जो संबंध पति पत्नी के आपसी व्यवहार से बनते हैं उसकी कमी वो हमेशा महसूस करती है। दूसरी तरफ पति विलियम हालांकि भूरी दाढ़ी वाला था, मगर इला के प्रति वो हमेशा दयालु और सहनशील था। अपने 3 बच्चों के साथ ये परिवार से कहीं घूमने आए हैं, जहाँ एक ठहरने की जगह तलाशते हुए एक मकान में पहुंचते हैं जिसकी मकान मालकिन उस घर को कॉबर्स हाउस कहती है। यह घर समंदर के किनारे होने से तेज हवाओं से बहुत ज्यादा ठंडा रहता था। पति की अचानक मृत्यु के बाद उन्हें ये मकान किराए पर देने की जरूरत पड़ी। मकान के 2 कमरे कवि ने किराए पर लिए हुए हैं, जो मार्शमिल दंपति की रिक्वेस्ट के पे वो कवि कुछ समय के लिए उन्हें रहने को दे देता है और खुद किसी मित्र के यहाँ चला जाता है। रॉबर्ट ट्रियो नामक ये कवि जिसकी कविता इला मार्शमिल की कविता के साथ कुछ समय पहले छपी थी, जिसकी टिप्पणी में लोगों ने दोनों को एक ही तरह के संघर्ष का हिस्सा कहा। तभी से इला इस कवि की कविताओं पर विशेष ध्यान देने लगी थी। इला ने अपनी रचनाएं जॉन आइवी के नाम से प्रकाशित की थी, जो एक पुरुष रूप था। अब ट्रियो के कमरे में रहने पर उसे एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है। इला ट्रियो की कविताओं को पढ़ती है और उससे जुड़ती चली जाती है। कुछ हद तक वो ऐसा करके अपने पति को झूठ बोल के भी धोखा देती है। अंदर ही अंदर वो उससे प्यार करने में कुछ बदहवासी की जिंदगी जीने लग जाती है। अपने घर लौटने पर भी ट्रियो से मिलने की तरकीब सोचती, जबकि अब वो चौथे बच्चे को जन्म देने जा रही है। उन्हीं दिनों ट्रियो की आत्महत्या की खबर मिलती है।
वो ट्रियो की मकान मालिक मिसेज ऊपर से ट्रियो की तस्वीर और उसके कुछ बाल मंगवाती है और वो सब अपनी दराज में रख देती है। ट्रियो की मौत के दर्द को सहन नहीं कर पाती और चौथे बच्चे के जन्म के बाद खुद भी मर जाती है। एक पत्र अपने पति को लिखती है जिसमें वो खुद को बेवफा होने का कबूल करती है। कहती है कि असल में उसे एक प्रेमी की तलाश नहीं थी बल्कि एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो उसके एहसासों को समझता हो, जो उसे मिस्टर मार्शमिल से कभी नहीं मिला, यानी दोनों कभी भी हमख्याल ना थे। कहानी स्पष्ट रूप से बताती है कि ईला कभी किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करना तो दूर किसी से मिली तक भी नहीं थी, मगर ये बात ना जाने वो पति से क्यों छुपाई। परिणाम एक अबोध बच्चे को भुगतना पड़ा जिसे उसके पिता ने नाजायज मानकर घर से बाहर निकाल दिया। ईला मार्शमिल के इस व्यवहार का परिणाम न जाने किस किस को भुगतना पड़ा, एक बच्चा, एक पति जो शायद अब उससे नफरत भरी यादों में ही रखेंगे। इनके संबंधों में भेदभाव की वजह जहाँ वहां भी शक ही बनी। शक एक ऐसा कीड़ा है जो किसी भी संबंध को तहस नहस कर देता है। इसने जाने कितने ही घर बर्बाद किए हैं। हर रिश्ता विश्वास के दम पर ही टिक पाता है। आपने एक बात कही थी ना कि उसका जो पति है, जो विलियम है, वो अपनी अज्ञानतावश समझ लेता है कि वो उसका बच्चा है ना। पर ये तो बिल्कुल एक स्वाभाविक सी चीज़ है ना। आज अगर मैं किसी से कल्पना में जुड़ी हुई हूँ, कल्पना में उससे बातें करती हूँ, कल्पना में उसके साथ रहती हूँ, तो ये मैं ही जानूंगी ना, कोई दूसरा व्यक्ति तो जान ही नहीं सकता जो कल्पनाशील बात है। तो ये एक स्वाभाविक फिनोमिना है, ये तो स्वाभाविक बात है उसकी, विलियम की। मतलब ये अज्ञानता नहीं है, मुझे लगता है ये उसकी एक स्वाभाविक चीज है, हर कोई यही सोचेगा। नहीं, अज्ञानता इसमें है कि वो ये मान के चल रहा है कि उनका फिजिकल कोलिशन हुआ है। हाँ, इसमें अज्ञान नहीं हाँ हुआ है, पर उसका वो ये मान रहा है। जो मानता भी इसलिए है, कोई भी व्यक्ति सिचुएशन में मान सकता भी है। नहीं देखिए, मान वो इसलिए रहा है, वो हाँ, उनके बीच में मान इसलिए रहा है कि वो वहां तक चली जाती, कब्र पे चली जाती है, उसके बाल मंगवाती है, उसके फोटो मिलते हैं, इसलिए वो मान रही है, मान रहा है। झूठ भी बोल सकती है कि मैंने संबंध नहीं लेकिन आप क्या मान रहे हो, वो सही मान रहा है या गलत? हाँ, ये बात की बात है। सवाल ये है। हाँ, नहीं वो मैडम आपने सवाल ये नहीं है कि वो गलत क्या है सही क्या, हम तो केवल एक बात कर रहे हैं। गलत सही की बात नहीं कर रहे, वो तो एक कहानी है, वो सारे कोइंसिडेंस को मिलाता है। देखिए वो जो एंड है ना, वो उसने अपने बच्चे को उसके नकार सामने दिया, साक्ष्य है। जबकि पाठक को तो ये पता ही है कि ये उसी का बच्चा है। पाठक के पाठक सही लग रहा है, लेकिन जो उस स्थिति को जी रहा है तो वो व्यक्ति यही सोचेगा मान कि सकता है। कहीं ना कहीं, क्योंकि नेचुरली उसने देखा नहीं है कौन कितना सच है कौन कितना झूठ है। अपन जानते हैं, पाठक जानता है ये चीज, लेकिन एज ए हस्बैंड वो यही सोचेगा कि कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई रिश्ता रहा होगा, क्योंकि इतनी सिमिलरिटीज क्यों है। और अगर ये स्थिति किसी औरत के साथ होती तो वो भी यही सोचती, और वो कल्पना में इतनी गहरी चली गई है, ये हर कोई नहीं जान सकता कि वो कल्पना में। और लेकिन जो आप कह रहे थे कि अगर शाह साहब ये बात करते हैं कि वो उसको उस नजरिए से देख रहा है कि शक्ल मिला रहा है, तो ये भी हो सकता है कि जब अपन उस नजरिए से देखते हैं तो गुस्से में कह देते हैं हाँ ऐसी नाक भी है, ऐसे आंख भी है, तो वो अननेसेसरी। हम कह रहे हैं ना, हम भी तो कहते हैं ना, कितने उदाहरण हमने दिए, हमने बहुत होते हैं। वो डायना का उदाहरण दिया, सोनाक्षी सिन्हा का जिसमें उदाहरण, वो तो प्रूफ हो डिम्पल का गया। उदाहरण, कितने सारे उदाहरण हमारे सामने, हम ही कह देते हैं। तो मतलब ऐसा ही हुआ ना कि एला की कल्पना की वजह से उसके हस्बैंड की भी कल्पना इतनी उसके तक पहुंच गई। अब उसकी कल्पना उसके हस्बैंड को भी प्रभावित कर रही है। हाँ, नहीं उसकी कल्पना प्रभावित नहीं कर रही, वो सारी घटनाओं को सहयोग देखता है, मिलाता है कि भाई वो वहाँ पर वो गई, वहाँ पर वो रात भर रुकी, वहाँ पर कब्र के पास गई, फिर उसके बाल उसके पास है, फिर वो उन डेट्स को याद करता है, तो वो ऐसा एक तरह से डिल्यूजन ही है। मतलब ये कोई रियलिटी पे बेस्ड तो है नहीं। तो नहीं एक्चुअली पता है क्या होता है, जब वो इतनी डेप्थ देखता है कि वो उसके लिए वहां जा रही है या उसके बाल मंगा रही है या ये, तो वो सोचता है जब इसके प्यार में इतनी डेप्थ है तो क्या पता ये कभी मिले भी हों। हाँ। क्योंकि वो नहीं जानता, तो हम जानते नहीं हैं, होता था उस समय, और हम जानते हैं कि वो नहीं मिले। भाई लॉयल्टी की जब आप बात कर रहे थे कि भाई ये सोच बड़ी नॉर्मल है। ये सोच बहुत किसी भी normal है। समय, चाहे मेल हो या किसी के लिए भी, किसी के लिए सारे लिंक्स मिलने के बाद किसी के बनी लिए रहे। नहीं नहीं, पर वो इफेक्ट तो आता है। पर सुनिए, जैसे जो वो सोच जब उसकी बदलती है कब,
वो कब्र से भी उसको लेके आता है, सारे लेके आता है। Exactly, वो exactly. जल्दी से अभी नहीं बदल, अभी तो जैसे बात चलती है तो वो उस समय नहीं बदलता है। हाँ। जब वो कुछ ढूंढ रहा होता है, लास्ट में आप देखिए इसमें कहानी में आया, कागज ढूंढ रहा होता है, हाँ, कोई पेपर कागज ढूंढ रहा होता है, उसमें उसके बाल और फोटोग्राफ मिलते हैं, नहीं, शुरू में तो वो इग्नोर फिर वो करता लिंक है, मिलाता है पुरानी। क्योंकि जब उसकी फोटो को उसके तकिए के नीचे देखता हाँ, है वो सारी तो चीजें इग्नोर करता है कि हाँ। नहीं, चलो कुछ करता है। हाँ। इवन वो लेकिन कब्र वाले बैठ रहे हैं उसको भी इग्नोर कर इग्नोर देता करता है। है। हाँ, लेकिन ये बाद सीन में देख लेते और वो एक्सेप्ट करती है। हाँ, मेरा ये सबमिशन है कि उसका पति मार्शमिल, क्या नाम है? हाँ, विलियम मार्शल मार्शल। ये उस विचार का प्रतिनिधित्व कर रहा है जिसमें समाज ये मानता है कि बच्चे की शक्ल पिता से संयोग हुए genetics। बिना मिल ही नहीं सकती, जेनेटिक्स का है Genetics। ऐसा, बिल्कुल। जबकि थॉमस हार्डी ने इस बिंदु को उठाया है कि औरत की कल्पनाशीलता की वजह से भी शक्ल ऐसा, मिल अच्छा, सकती है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। कल्पनाशीलता आप लोग के उसमें पति का पक्ष इसलिए नहीं, हम ले पति का पक्ष नहीं ले रहे। नहीं, पति का पक्ष नहीं है। और बच्चे को होते हैं, नहीं, बच्चे वैसे भी क्या किया कुछ नहीं, अभी नॉर्मल बच्चे भी आप तो मानते देखें, ही हैं, 50% क्योंकि बच्चे हमने जब से होश नॉर्मल संभाला से है, जो नहीं लोग माना। मेरी तरह हंस रहे हैं, मेरे तुम्हारी को याद तरह है, ना। मेरी बेटी जब हुई उस तो पति नहीं मान रहा है ना। पति को तो ये पता ही नहीं था। अच्छा, ये सबसे अच्छी बात इस भैया ने कही बिल्कुल कि सेम था। दिल और दिमाग वाली चीज ना, क्योंकि मेरे घर में कोई ऐसा है ही नहीं। वो भौतिकवाद से इतना जुड़ा हुआ है कि उसे ये पता ही नहीं है कि उसकी पत्नी को क्या चाहिए, है ना। और उसकी पत्नी कभी उसको इस चीज के लिए कन्विंस नहीं कर पाई। देखो What she want? वो दोनों जो है, दोनों का जो व्यक्तित्व और बिल्कुल नेचर है वो different, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है। वो कवि हृदय है, बिल्कुल। भावुक है, मेरे हिसाब किताबों में से रहती है, ये कल्पनाओं में रहती ये है। इस कहानी की एक कमजोरी है। या चरित्र चित्रण में एक चरित्र को उभारने के लिए किसी को दूसरे को- श्वेत चित्रित करना और किसी को ब्लैक चित्रित करना उस कहानी की कमजोरी है। अभी तक उस पत्नी की उसकी संवेदनशीलता को, उसकी इंटेलेक्चुअलिज्म को, उसकी कला प्रेमिका को, उसकी कविता प्रेम को बढ़ाने के लिए उसको भौतिकवादी करार दिया, और वो तो उसका पालन पोषण कर रहा है, उसको पूरी पूरी और लॉयल तो नहीं और वो थी, एक वो तरीके लॉयल से तो आप जो हर- कह रहे हो ना कि वो लॉयल मेरा थी, थोड़ा लॉयल सा- तो- मतलब भाई उसकी हमारे वो समाज फोटो में पे यही तो एक लिखा हुआ चीज है जहाँ कि जो गाल भी पुरुष लगा है है, अगर वो उसको मिलती तो कमाने शायद के सब लिए कुछ जाना करती ही पड़ेगा, है। दौड़ना जब वो ही इतनी पड़ेगा। ढूंढी हुई थी, वो उसके तो लिए मिली, जरूरी भी है। मिलने के लिए वो जाती तभी भी वो है, सारी सारी डिमांड्स पूरी करेगा, सारी नहीं, चीजें। बिगनिंग में वो लिखती है मैं नहीं कि वो इन- उसको नहीं पसंद था, सारी सेटिंग उसके अकॉर्डिंग नहीं थी, पर फिर भी वो उसको सब ठीक लग रहा था। नहीं, अगर वो मिलने के लिए कितनी उत्सुक थी, अगर वो मिलती तो हो सकता था कि हाँ संबंध बनाती है, जिस चीज को वो पसंद करने लग जाता तो हाँ, उसको तो मिलना वो या पूरा उसको- उसकी फोटो सिराने रखना, गाल लगाना उसकी दीवारों से जहाँ उसने लाइनें लिखी है, उसने उसके ना- कपड़े डालना, तो सब उसको फील तो कर ये ही एफर्ट लिया। उसने नहीं किया कि वो जाके मिले। आध्यात्मिक लेवल का प्यार उसको है। पता चलता है वो नहीं, मिलने वो आ रहा है, कभी- उसने उससे ट्राई किया। नहीं तो वहां पर भी जब उसके घर में रहती है तो वो मिसेस ऊपर बताती है कि आज वो आने वाला है, तो भी वो कितनी ईगर होती है कि आज आने वाला है। शी इज एक्साइटेड मिलने के लिए कि भाई मुझे मिलना है क्योंकि उससे। उसकी और जब वो उसकी वो सारा- पहली बार फोटो देखती है तो भी वो बहुत तैयारी से देखती है, ऐसे नहीं देखती। हाँ, नहीं, यार, वो इसी- अच्छे से तैयार artistic होती है, instinct है ना हाँ, कि वो वो अच्छे क्या- से तैयार होती है, धीरे धीरे लिफाफे में से फोटो निकालती है। अच्छा, और फ्रेम में उसके से आंसू बहते हैं। वो जब उसकी फोटो को देखती है तो उसके आंसू बह रहे होते हैं, तो मतलब वो मानसिक रूप से इमोशनली शायद- मेंटली शी इज हाँ, अटैच्ड। लेकिन मैम उससे- इसमें एक्चुअली बताया कि जो इला है वो बहुत ही Emotional है, हाँ। क्रिएटिविटी से ड्रिवन हो रहा क्रिएटिव है। तो जो क्रिएटिव इंसान है वो चाय भी बनाता है तो बहुत रोमांटिकली बनाता रोमांटिकली बनाता है। हाँ, है। बिल्कुल। वो उसमें वही है कि वो जो फर्स्ट मोमेंट है कि वो उसको देखेगी, हाँ, उसको जिस देखिए। बंदे के विचारों से वो हाँ, इतना प्यार कर रही है, हाँ, वो उस मोमेंट को थोड़ा हाँ, फिर रोमांटिसाइज उससे कर बात करती देता है, है। अच्छा तो तुम वो Imagination। उससे बातें भी करती है। बट मुझे ऐसा लगता है, सॉरी अगर मैं नहीं, sorry, नहीं। बट मुझे ना ऐसा लगता है कि जो एला है, शी इज वेरी इमेजिनेटिव एज द टाइटल इज, हाँ। राइट। तो उसने जो कविता पढ़ी है उससे उसने एक इल्यूजन बनाया, एक डिल्यूजन बनाया, एंड शी इज इन लव विद दैट इल्यूजन, इमेजिनेशन। बिकॉज अगर रियल लाइफ में वो आए, शायद उसके विचार उसकी कविताओं जैसे ना हो। मैं जो ऐसी कविताएं लिखती हूँ मैं वैसी नहीं हूँ, मेरी कविता और मैं थोड़ा अलग हैं। तो एग्जैक्टली लाइक दैट कि उसने वो चीज उसकी कविताएं पढ़कर, उसकी फोटो देखकर एक ऐसा इमेज बना लिया और उसे उस इमेज से प्यार हो गई। वो एक्चुअल इंसान से प्यार नहीं करती थी, मे बी शी वाज आइडियलाइजिंग हिम
इन अ वे, क्योंकि शी कैन रिलेट टू, अगर आप कुछ बोलते हैं और मैं उस चीज से रिलेट कर सकती हूँ, तो शायद मैं आपके लिए आप मेरे फेवरेट बन जाएंगे, क्योंकि हमारी सिचुएशन और अपनी सिचुएशन मैच करती है। तो मे बी या सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा, मे बी दैट्स नॉट लव, दैट्स जस्ट इमेजिनेशन एंड शी इज फॉलिंग फॉर दैट But she was in imagination, love with the imagination, yes, because वो real life में तो उससे मिल ही नहीं, मिली नहीं है वो। she was in love with imagination and delusion, but उसको real life में जब तक मिलेगी नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा who the other person is। तो वो तो रॉयल्टी वाली चीज थी, मुझे ऐसा लगा रहने कि जैसा कुछ भी नहीं था, बस उसको तो एक मिलने का था कि मुझे हाँ। उससे मिलना है, कि मिलना भाई है। कैसा है क्या है जो भी है, मतलब और तो कोई विचार नहीं था, मगर कुछ एक चीजें थी जैसे उसको वो फील तो करती है, हाँ। कभी उसकी बर्ड्स को टच करके, उसकी डायरी को टच करके, कुछ पर्टिकुलर पोएम्स याद करके, उसके कपड़े डाल के, तो फील तो वो करती है समहाउ। Yeah. See, imagination to that extent कि आप वो सोचने लग जाओ कि the person is present, ये तो sickness हो गई ना। नहीं, वो फील क्यों करती है? देखिए, जो ये कह रही है उसको आगे मैं बढ़ा रहा हूँ, फील क्यों करती है? क्योंकि उसको लगता है कि उसको अप्रिशिएट करने वाला, समझने वाला ये इंसान हो सकता है, इसलिए वो फील कर रही है। Yes. जो उनके समीक्षक लिखते हाँ। हैं, समझ सकता है हाँ। इंसान के समीक्षक वो लगता है कि मेरी भावनाओं को, मेरी संवेदनशीलता को, मेरी भावना को ये इंसान समझ सकता है, वो भी है ना? वो भी मेरे तरह ही कविता लिख रहा है, वो भी कर रहा है। कहीं ना कहीं हर इंसान एप्रिसिएशन चाहता है। एक बात, दूसरी बात, इनके बीच में एक संवाद चलता है, अपन अमूमन भूल जाते हैं इसमें। अपन कई एक्चुअली में बड़ी लंबी कहानी है, 32 पेज की कहानी है। इसमें देखिए, जब वो कब्र से उसको ले आता है, मतलब कि वहाँ बैठी हुई है रात भर के लिए, वो कहता है कि तुम एक विवाहित हो, उसके 3 बच्चे हैं, चौथा आने वाला है, तुम इस तरह की मृत प्रेमी के लिए आपात होना ठीक नहीं है। यहाँ पर तो यहाँ पर ये आगे कुछ संवाद चलते हैं इनके बीच में, आप देखिए। कई महीने बीत गए और उसके मतलब कि उत्साह नाम की कोई चीज नहीं लौटती है। एक दिन वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इससे उबर पाऊंगी। क्या बच्चों की तरह अपना भविष्य बता रही हो? ये हमेशा ऐसा नहीं है, उसका हस्बैंड कहता है। वो कहती है कि उसने सिर हिलाया और मुझे महसूस हो रहा है कि मैं बचूंगी नहीं। अगर मुझे नेली, फ्रैंक, टीनी की चिंता न होती, जो 3 बच्चे उनके नाम है, तो इस पर आभास पर खुशी ही होती। और मेरी, उन 3 बच्चों के तो नाम लेती है। फिर वो हस्बैंड पूछता क्या मेरी, तो उसने एक लाइन आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अमूमन सामान्य बात है। उसने दुख भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम मेरी जगह किसी को भी दूसरी ढूंढ लो। आप देखिए, तो सामान्य चलन है स्त्री के, जो अपन कहते हैं ना कि ठीक है, चूंकि पत्नी है स्पेस दे रहा है, लेकिन कल नहीं रहेगी, दूसरी पत्नी ले आएगा। ये बिल्कुल सामान्य प्रश्न। और वो ले भी आता है, इसमें है 2 साल बाद तैयारी। अब जो आखिरी, हाँ ले भी आता है ना, तो ऐसा नहीं कि पत्नी के प्रति उसका ऐसा है कि बस उसी के लिए वो समर्पित है, जबकि हाँ, है ना, ऐसा भी नहीं है। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि इसके 2 वर्ष, देखिए 2 वर्ष बच्चा उनके पास रहा है, जब तक कि फोटो और उसने बाल नहीं देखे हैं, तब तक तो उसको अपने से मिल, देखिए एक उसने बताया कि एक जो निरा भौतिकवादी होता है वो भी इल्यूजन में जी सकता है इन चीजों से। वो ऐसा नहीं है कि केवल कल्पनाशील में जिन भावनाओं में बहने वाला व्यक्ति इल्यूजन में जीता है, बल्कि एक मिनट मैं अपनी बात कर दूं कि केवल जो बिल्कुल भौतिकवादी होते हैं वो भी भ्रम में जी सकते हैं। उसका उदाहरण ये लास्ट में आया है कि 2 वर्ष तक तो उसको बच्चा अपना ही लगा, 2 वर्ष तक तो कुछ भी उसका कोई सारी चीजें उसको नेचुरली, अपन कहते हैं ना, अरे बच्चा इस पर गया तो नेचुरल उसके परिवार में, लेखक ने कहा नहीं है लेकिन ये बात तो है, उसको लग रहा होगा भाई हमारे परिवार पर ही बच्चा गया है। जब उसको फोटोग्राफ और बाल उसको मिलाता है तो वो नेचुरली कॉन्शियसली उसको लगता है कि वो फिर सारा चीजों को मिलाता है, और फिर वो ये एक कल्पना करता है कि ये उसने मतलब कि ये मेरी उसने एडल्ट्री की है या उसके साथ धोखा किया है। तो आप देखिए कि एक भौतिकवादी व्यक्ति भी इल्यूजन में जीता है जब उसको लगता है ये सारी चीजों में ला करके। नहीं, पर यहाँ और मूल संवेदना ये नहीं है जो मैं बिल्कुल पुरोहित जैसे बिल्कुल यहाँ पर डिफरेंट मूल संवेदना खड़ी की, ये नहीं है कि वो ये है या नहीं है। मूल संवेदना में समझो कहानी की यही है कि एक कल्पनाशीलता में जीने वाला औरत या कवि, एक व्यक्ति भी है, पर्सन भी इस कल्पनाशीलता में जी रहा है, जो आत्महत्या कर लेता है, जो उसके, और एक तरफ ये लेडी है और एक तरफ जो पूरा भौतिकवादी होता है, जो दोनों के पास इल्यूजन है, दोनों भ्रम में है। अब कौन वास्तव में क्या है, ये दोनों भ्रम आपके रखती है। मूल संवेदना इसकी ये है, और पाठक को तय करना है कि वास्तव में सही जीवन का मीनिंग क्या है। और हाँ, वो पूर्ण भौतिकवादी तो है, क्योंकि एंड में ये बिल्कुल डिसाइड हो जाता है। हाँ। क्योंकि आपके पास 2 साल वो रहा, हाँ। अपना बच्चा। आज कोई बाहर का कुत्ता बिल्ली कोई 2 साल रहता है तो हमें प्यार हो जाता है। 2 साल बाद वो उसको झटक देता है, हटा देता है। सिर्फ ये एक फीलिंग्स के या फीलिंग्स के, ये मेरा बच्चा नहीं है, और उसको झटक भी देता है।
तो वो पूर्णतया भौतिकवादी ही हो गया। पर इसमें उसमें भावनाओं जो पर बात कह रहे हैं ना, तो उन्होंने बीच में एक बात कही थी कि भाई दक्षिणपंथी आलोचना या दक्षिणपंथी विचार, तो ये मोनार्की का जो सिस्टम है 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी तक, उसमें क्या है कि एक शासन व्यवस्था एक तरह की नियमावली लगाती है। उस समय जो समाज पैदा होगा वो एक नियम कायदे वाला पितृसत्तात्मक समाज उसमें प्रायोरिटी में पैदा होगा, और लोगों की जो गठन होगी, चाहे वो कला को देखने का नजरिया होगा, परिवार का भरण पोषण होगा, और हेड ऑफ द फैमिली का जो एक देखने का नजरिया होगा, सारी चीजों में उसमें एक निरा भौतिकवादी रवैया सब लोगों में नजर आएगा। और उस रवैये में भी लेखक एक प्रश्न खड़ा कर रहा है कि ख्वाब, कल्पना और ये भ्रम में जीवन जीकर क्या हम इस समाज में जी सकते हैं या नहीं जी सकते हैं, एक दूसरे सरफेस पे एक सवाल है। और वो दोनों के माध्यम से कहा गया है, कवि के माध्यम से भी कहा गया है, इला के माध्यम से और विलियम के माध्यम से, कि भाई जो भौतिकवादी है वो अपने पावर को, सत्ता को मेंटेन करने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए एक तरह का जीवन जीता है, और फिर अगर उस जीवन की पूर्ति नहीं हो रही है तो वो कल्पना और ख्वाब के गोते भी खाता है, अपने आप को दिलासा, झूठा दिलासा देने के लिए, जिसको कहते हैं कि फॉल्स इंटरप्रिटेशन या फॉल्स इमेज, मेकिंग ए फॉल्स इमेज, जो एक कई बार होता है कि जो बहुत ज्यादा रफ्तार से ऊपर की ओर जाता है और जो एनार्की के चरम पर पहुंच जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी विचारधारा को लेकर या किसी थॉट को लेकर, तो वो बहुत ज्यादा एक भ्रम की स्थिति, जिसको हम हेलुसिनेशन भी कहते हैं, वो अपने आभा मंडल क्रिएट करता है, ताकि उसकी जो बाजार में, दुनिया में जो बनाई हुई छवि है वो धूमिल ना हो। ऐसा कुछ है इसके अंदर, आप कैसे देख रहे हैं? जब इसकी अवस्था की मैं बात कर रहा हूँ, विलियम की, और वो अंत में उसको बात वो कह भी रही है कि तुम दयालु नहीं हो और मेरी अपेक्षा की गई है, और मानसिक स्तर पर हमारा और तुम्हारा कभी मेल हुआ ही नहीं पहले दिन से। अंत में जो उसकी बातें को सोच रहा है, और वो जो आपकी जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, आप भी सही हो, वो तारीखें दर्ज की है कि अगस्त में वो सोलेंसी गए तो मई में इस दुनिया में नहीं है, इन बिटवीन दैट 9 महीने एकदम वो दिमाग में स्ट्राइक करेगा आम आदमी, और ऐसे व्यक्ति के दिमाग में तो ज्यादा ही आएगा जो एक शुगुर व्यापारी है या बहुत ज्यादा दुनियादारी वाला व्यक्ति है। तो वो अपने भ्रम के जाल में ही अपने आप को सांत्वना भी देगा। जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि उन्होंने अपने एक तो कवि बनने होने का और समाज को देखने का, और समाज इस भौतिकवादी समाज में जहाँ पर एक तरह की विचारधारा आरोपित या थोपी जा रही है, उसमें एक अलग तरह की विचारधारा या अलग तरह की सोच लिए वो दोनों जी रहे हैं। कवि भी जी रहा है और इला भी जी रही है, और एक व्यक्ति है जो समाज वाली विचारधारा के साथ ही जी रहा है। तो उन तीनों के जीवन में शायद अपने आप को जीवित रखने के लिए कल्पना या भ्रम ही एक मात्र मन स्थिति थी। मैं ऐसा देख रहा हूँ। 3 डायमेंशन कहानी का एक लेयर आप एक और देखिए कि उसका जो पति है वो बंदूक का व्यापारी है ना। भौतिक बात तो अपनी जगह पर है, बंदूक का है, और बंदूक का संबंध हिंसा से है, मारपीट से है, लड़ाई झगड़े से है। और उस जमाने में उसका परिदृश्य भी देखें, 1893 में कहानी लिखी गई है, तो उस समय वो परिदृश्य में दुनिया का वही है, मतलब कि युद्ध, लड़ाई झगड़े, सारी चीजें हैं एक तरफ। और इसमें एक चीज और है, इस पर अगर आप कोई लिटरेचर से हैं? नहीं, मैं लिटरेचर से नहीं हूँ, बट कोई बात नहीं। एक इसमें एलिजाबेथ युगीन शैली यानी कि सोनेट का उल्लेख है। हाँ। सोनेट यानी कि यशगान भी कह सकते हो आप, जिस तरह से हमारे यहाँ भाट और चारण राजा की स्तुति में यशगान करते हैं, उस तरह से, हालांकि वो यशगान पूरी तरह से नहीं है, शेक्सपियर ने और स्पेंसर ने और भी लोगों ने अपनी तरह से किया, लेकिन उसको यशगान या स्तुति कहा जाएगा कि आपकी प्रेज में मोनार्की की या राजा की या किंग की, क्वीन की तारीफ के पुल बांधे जाए, उसी को एक सोनेट शैली कहा जाता है। 14 लाइन का एक पैराग्राफ होता है जिसके 14 लाइन। तो यहाँ पर जो भौतिकवाद, वो सिंपली भौतिकवाद का बात नहीं है। जो भौतिकवाद है और उसको संचालित है पावर से, युद्ध से, और उस पर ये सारी एक संकेत में कवि ने, लेखक ने अपनी बात कही है। दूसरी तरफ है कवि, कविताएं, आपकी भावनाएं, आपकी कल्पनाशीलताएं, 2 तरह की दुनियाएं हैं।
जो कि उस चीज को पसंद नहीं करती है, जो पावर वाली है, बंदूक वाली है, उस चीजों को पसंद नहीं करती है ना, उससे अलग उसमें वो अपने आप को असहज महसूस। तो दो तरह की जीवन धाराएं जो आपके सामने ये कहानी आपके सामने ये भी लाती है। इसमें आपने भी इसको इंगित किया है। अगर इस कहानी का एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष अगर मेरे से पूछा जाए तो थॉमस हार्डी ने औरत के बारे में समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखी है कि उसको प्रेमी नहीं चाहिए, कोई दूसरा प्रेमी हाँ, नहीं चाहिए, ये तो बहुत उसको केवल उसको समझने वाला एक ये आपके सवाल का बहुत आंसर दूंगा। एक विमेन ये साइकोलॉजी experience सुना है मैंने। ये एक छोटी सी लाइन बहुत रियली एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि एक तो हमको स्किल से लव होता है इंसान से, ये जो आपने कही ना, ऐसा मैंने केस सुना था थोड़े दिन पहले। केस किसका है वो छोड़ दीजिए, तो किसी के स्किल से उसको लव है, दोनों ही अपनी लाइफ में मैरिड है और सेटल है, और दुनिया की नजरों में जो उनकी एक इमेज है वो बनी हुई है, लेकिन वुमेन उसको छोड़ नहीं पा रही है वो, और बिल्कुल ही उनके मौज जीवन जीने का तरीका और टेस्ट बिल्कुल विपरीत है, लेकिन वो स्किल की वजह से उसके इतना अट्रैक्टेड है कि वो छोड़ नहीं पा रही है। तो एक लव फॉर द स्किल होता है, और उससे ऊपर व्यक्ति से भी कई बार हो जाता है। हो सकता है कि वो स्किल के साथ उस व्यक्ति से भी लगाव कर रही हुई। हम एक मान लेते हैं फॉर ए सेकंड, स्किल से तो हर किसी के होता है। क्या हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो उसकी आउटर अपीयरेंस से ही लगाव होता है, वे ऑफ टॉकिंग से। वुमेन को वे ऑफ टॉकिंग ही मैन में अट्रैक्ट करती है, और मैन को उसकी फिजियोलॉजी अट्रैक्ट करती है। ये शाश्वत सत्य है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। But there is a, I'm sorry for interrupting, but there is a thin line difference. आप जिसको कह रहे हैं ना वो प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम का कारण नहीं होता है। मैं आपको देख के बोलूँ कि नहीं आपकी शक्ल अच्छी है, आप the way you're talking is good, I am maybe attracted to you, but I'm not in love with you. That's whole different thing. हाँ बिल्कुल, ये बात सही है, क्योंकि प्लूटोनिक लव भी बहुत सारे हुए हैं। But that's maybe इसीलिए Ella is attracted to the illusion that she has in mind, but not in love with the guy. मतलब she was in love with her. the illusion, yes, क्योंकि उसे मिली नहीं है तो कैसे प्यार। ऑल्सो उसके और उसके हस्बैंड में ऐसे इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। अब यहाँ पर एक और चीज आती है जो आप कह रहे हो ना, वो क्या है कि उसके जीवन में एक फादर का गिल्ट है। वो अनसक्सेसफुल पोएट थे उसके फादर, ठीक है, और वो एक सक्सेसफुल पोएट या एक स्थापित होते पोएट से लव में, तो वो अब इंसान की बात कर लेते हैं। इंसान को किसी के साथ रहना क्यों पसंद आता है? क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारे अंदर होता है, वी फील गुड। सर सही कह रहा हूँ? हाँ, इसलिए वो जो लव ना होते हुए भी लव जैसा कुछ है, इश्क वाला लव जो गाना लेकिन यहाँ पर बहुत देखो, यहाँ पर ये भी स्पष्ट वो जब कहती है ना कि उसको दूसरा प्रेमी नहीं चाहिए था। देखिए यहाँ ध्यान रखिए, दूसरा प्रेमी नहीं चाहिए था उसको, जो चाहिए था क्या, जो अप्रिशिएट करे, उसकी भावनाओं को समझे, उसकी फीलिंग को समझे। और ऐसे समझने वाला व्यक्ति के साथ जब इंटरेक्शन होगा, नेचुरली भौतिक इंटरेक्शन होगा, तो लव की संभावना बनती है। हाँ, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है कि यार मुझे उससे बात करना पसंद है, वो बात तो सॉरी वो तो बात नहीं कर रही है उससे, मिली भी नहीं है, लेकिन मतलब उसके आंसू निकलते हैं। आंसू कैसे आते हैं? नहीं, एक मिनट, बात तो नहीं कर रही है, लेकिन वो देखिए वो खुद कवि है, कवियत्री है। एक मिनट, वो खुद कवियत्री है, और उस कविताओं से उसका जो हो रहा है इंटरेक्शन, कविताएं उसकी विचार है या उसकी भावनाएं हैं, उससे इंटरेक्शन हो रहा है उसका। आप ये तो भूल जाती है। और वो स्टेटस, हाँ, और वो दोनों एक जैसी, और लगभग उनकी परिस्थितियां उसको वो आया है कहानी में कि लगभग उसकी परिस्थितियां एक जैसी है। वो भी एक संघर्षशील कवि की मतलब कि बेटी, इकलौती बेटी रही है, और वो कभी भी इसी तरह से संघर्ष में गुजर रहा है। इसकी हालत तो उसकी सिमिलरिटी जो उसके कविताएं उसको मतलब उसके साथ जोड़ती है। मतलब बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सही आंसू इसलिए मतलब उसको इतनी अच्छी लग रही है ना। हाँ, उसको अपने उसमें अपना फादर ढूंढ रही है वो। अब ये उसको उसके हस्बैंड के साथ उतना इमोशनल अटैचमेंट स्टेटस है, वो भी एक ओपन एंड है ना, कई संभावनाएं ये वो आप पर है कि आप उसको किस नजरिए से सोचते हैं। एक राइटर अमृता प्रीतम के बारे में सुना था, उसने बोला था कि एक राइटर को मतलब आर्टिस्ट को आर्टिस्ट से ही शादी करनी चाहिए। तो यहाँ पे वो चीज है। अब एला का जो कैरेक्टर है वो सेपियोसेक्सुअल है, कि वो किसी के विचारों से प्यार कर रहा है। तो प्यार तो एक
टर्म है ना, आप उसको अनुभूति फिजिकलिटी से है, अनुभूति किसी से है। भी, हाँ। तो जब वो फील होती है तो आंसू भी आते हैं, इमोशन सब फील होते हैं, भले आप नहीं मिले। मैं इस बात पे कह रही हूँ कि वो उससे प्रेम करती है। हाँ, मैं ये कह रही या, हूँ, मैं इस चीज चाहे को फेवर मतलब फिजिकली नहीं करती है, लेकिन चाहे उसके विचारों से, चाहे उसकी स्थिति से, चाहे उसको अपने साथ देख के कि भाई यहाँ मैं भी इसी स्थिति वो में बुक थी। आपको याद है जो मैंने आपको दिया, ये इश्क नहीं आसा, जो पहला चैप्टर है टैगोर और कादम्बरी टैगोर वाला, हाँ। हाँ, तो वो बुक पढ़ने के लिए, और सिर्फ वो उस पर कभी बात भी कर लेंगे। कादम्बरी देवी उनकी भाभी, रविंद्रनाथ टैगोर की मैं बात कर रहा हूँ। और पहले जल्दी शादी होती थी उस समय के समाज में, तो और भी होती थी। और जब रविंद्रनाथ टैगोर की शादी हुई तो उन्होंने कि अब ये टैगोर मेरा नहीं रहेगा, सुसाइड कर लिया था। क्यों करा था वो मैं बताता हूँ कि वहाँ का जो समाज था, उस समय का जो समाज था, वो बहुत कैसा होगा, आज से भी बहुत साल पिछड़ा हुआ होगा। तो वो 12 साल की थी जब शादी होकर आई थी, और 12 साल के या 11 साल के टैगोर थे। तो वो उसका कोई देवर भाभी नहीं थे, सेम एज में साथ दोस्ती हुए ना, हम खेलते हैं, तो एक अलग तरह की बॉन्डिंग है। यहाँ फिजिकल से ज्यादा अलग तरह की बॉन्डिंग है, और दोनों को अलग तरह का साथ चाहिए। लेकिन उसको लगा कि भाई अब उसकी पत्नी आ गई, क्या मुझे वो मेरे साथ समय बिताएगा कि नहीं बिताएगा, इसी गिल्ट में उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये फैक्ट बात बता हस्बैंड को तो उनका ध्यान ही नहीं था। जैसे एक सिंपल सी चीज है ना, जैसे अपन अभी इस उसमें भी देखते हैं, साउथ का कोई हीरो मर गया तो कई लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर इन लव, दे आर अटैच्ड विद देम, आइडलाइजिंग देम टू द लास्ट। सीधी सिंपल सी बात है, उनसे मिले नहीं है, देखा नहीं है, कभी टच नहीं किया, कभी कुछ नहीं, फिर भी सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि बहुत इमोशनली अटैच वही तो कह रही हूँ ना, एक झलक पाने के लिए लोग खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी किसी चीज से प्यार करता है, जबकि वो उनको मालूम है कि ये हमें कभी नहीं मिलने वाले हैं, फिर भी वो लोग उनसे इतना अटैच है कि घंटों खड़े रहते हैं उनके लिए। और एक मैम ये भी होता है कि पता है कि मिल जाएगा ना तो हमें उसकी वैल्यू भी नहीं ये जो क्यों हो रहा है, एक्चुअली जो चीज मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं। अब ये हम जो बात कर रहे हैं इस चीज का सीधा कनेक्शन वो इन्होंने कहा ना कि माइंड और बॉडी वाला है, कि आधी बीमारी तो माइंड में है। तो इसको आप वहाँ कनेक्ट कीजिए, फिर अब वहाँ ले जाइए चीज को। और रिलेटेबल था वो तो, डे वन से रिलेटेबल था, मतलब तब से सुना। एक और चीज मुझे ऐसा लगता है कि एला ना बहुत जम्बड़ सी पजल है, एंड शी कैन नॉट सॉल्व द पजल, क्योंकि उसका एक पजल का सेट, क्योंकि आपने कहा कि वो लोनली फील करती है, अप्रिशिएटेड नहीं फील करती है। तो जो अप्रिसिएशन वाली जो लोनली चीज है, वो जो खाली है अंदर से, जो हॉलोनेस है, वो शायद उसको उस दूसरी कवि, मतलब उस कवि की कविताओं में लगता है। वो शायद उसका एक पजल सेट है जिसको ढूंढ रही है, वो खुद को उससे जोड़ लेती है। अभी भी जो भी एप्रिसिएशन है वो शायद मेरे लिए है, वो वहाँ कनेक्ट कर रही है अपने आप खुद को कनेक्ट कर रही एक्चुअली है। अपन क्या एला को ना बस वो के लॉयल वाइफ नहीं है, वो क्या आर्टिस्ट है। अपन वो देख नहीं रहे कि खुद एक आर्टिस्ट है, उसके अंदर गिल्ट है कि मैं एक फेलियर आर्टिस्ट हूँ। फेलियर आर्टिस्ट। और एक आर्टिस्ट की क्या भूख होती है अप्रिसिएशन, जो हस्बैंड से मिल नहीं रही है, तो वो उसकी वजह से अट्रैक्ट हो रही है। मिलती भी नहीं होगी हस्बैंड, वो किसी से नहीं मिलती, तो वो चीज हो रही है। और हम उसको क्या प्योरली जिसे कहते हैं ना कि एक इस तरीके का बंदा है जिसको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, उसको पता भी नहीं चल रहा है कि ये चीज इम्पोर्टेंट है या ये चीज उसे कंट्रीब्यूट करनी चाहिए, वो चीज उसे पता चलती है। लास्ट में जब वो देखता है तब वो एक वो कहते हैं ना अपनी परिकल्पना में कह रही है सेम सिमिलरिटीज कैसे हैं वो, तब जाकर उसके दिमाग में आता है। सर कह रहे थे कि ना लेयर्ड होता है, तो जहाँ लेयर होती है वहाँ पे जजमेंट तो हो नहीं सकता है, बट जजमेंट नहीं करेंगे उतना डिबेट होगा नहीं। तो मेन बात है, मैं तो एला के फेवर में हूँ। उल्टा उसका हस्बैंड ज्यादा अनसर्टेन, एज आई सेड कि वो माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मंकी माइंड होता है अनसर्टेन। वाइफ किसी आदमी को प्रेज कर रही है, उसके बारे में लेटर लिख के कन्फेस कर रही है और बहुत मैच्योरली डील कर रहा है। वो उसको समझा रहा है, कह रहे तुम्हारा चौथा बच्चा आने वाला है, तुम मेरी वाइफ हो। और मतलब वाइफ किसी और को प्रेज कर रही है, प्यार कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, और वो उसको बहुत मैच्योरली डील कर रहा है। और एंड में वो छोटे बच्चे पे अपनी भड़ास निकालता है जब वो क्रोनोलॉजी सेट करता है, तो बहुत अनसर्टेन इमेच्योर चीज है। तो एंड में मुझे मैच्योर लगा हस्बैंड का, तो मैं तो एला के ही फेवर में हूँ, क्योंकि वो सही इंसान, क्योंकि शब्द ऐसा कीड़ा है अच्छे को बर्बाद कर देता है। और गलत टाइम का पहले आता तो क्लैरिफाई कर लेता, बच्चे से क्या करेगा, उसको तो कुछ भी नहीं। जब वो जा चुकी तब किससे क्लैरिफाई किससे करेगा? जब भी आपकी बात के संदर्भ में, जब भी हम किसी भी कहानी को या परिस्थिति को जहाँ पर स्त्री और पुरुष है, या जहाँ भी पति और पत्नी है, वहाँ हमारे बातचीत में एक भाव हमेशा पीछे रहता है,
एक द्वंद्व रहता है सतीत्व और स्त्रीत्व। बिल्कुल एग्जैक्टली। जैसे अभी आपने एक रफ्तार में वो शब्द बोल दिया कि वो लॉयल थी या नहीं थी। तो शरदचंद्र ने बहुत पहले एक लेख लिखा है, बहुत पहले, इस पर मतलब कमेंट्री, उसका शीर्षक ही है सतीत्व और स्त्रीत्व। यानी स्त्री को स्त्री होना जरूरी है या उसका सती होना जरूरी है, उसका लॉयल होना जरूरी है या उसकी फेमिनिज्म जरूरी है। बट आई थिंक सर जैसे प्यार करते हो मिल जाए तो फेमिनिज्म आपने सही कहा, शी इज मोर फेमिनिस्टिक, शी इज रियल फीमेल। फीमेल मतलब बेसिकली फीमेल इज मेंट टू लव। पर ये भी सही है कि पुरुष के इस मामले में चाहे कितना भी फेमिनिस्टिक हो, ये हो, बहुत कम, मतलब कि इमरोज और साहिर जैसे पुरुष बहुत कम मिलते हैं जो अमृता प्रीतम को दोनों लाइक कर रहे हैं। लेकिन अमूमन ये होता है कि दो डबल चेहरे होते हैं। हम प्रकट रूप से हमेशा ये कहेंगे स्त्री के बारे में कि नहीं वो मतलब कि लाइक करती है या उसको करती है, लेकिन मूलतः उसको हम सहमत नहीं होते हैं। ऐसा है स्टोरी बहुत सिंपल है, यही है। मैन का कहीं ना कहीं इस तरह का नेचर बहुत आसपास सब मिलता ही है, और एक लेडी है तो क्या वो सोच नहीं सकती, इमेजिनेटिव लव भी कर सकती है, ऐसी बात नहीं है, तो गलत नहीं है, कर सकती है। और पुरुष ने वो सोच लिया, वो भी गलत नहीं है। आपको ध्यान होगा अमृता प्रीतम पे उसकी लाइफ पे एक नाटक हुआ था, मैंने देखा होगा, मैं तेनू फिर मिलांगी। हाँ, मैं फिर मिलेंगे। हमारे विचार उस नाटक में भी हम अपने विचारों से मुक्त नहीं थे। उसमें एक डायलॉग है उस नाटक में कि इमरोज अमृता प्रीतम के साथ कभी सोया नहीं लेकिन जागा उसके साथ। ये देखिए, मतलब हम अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते। We are so preoccupied with these the ideas of adultery and unfaithfulness and faithfulness and loyalty and all. ये बात तो सच है। रसीदी टिकट में जब पढ़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है इसको झूठ लिखने की क्या जरूरत है। जब इतना खुल के सब एक्सेप्ट कर रही है तो ये भी एक्सेप्ट कर ले। तो कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अभी अपने बातचीत में हम ये बार इस बात को एम्फसाइज कर रहे हैं कि वो उससे मिली नहीं, वो उससे मिली नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर मिल जाती तो क्या होता, मैं पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग। और वो क्यों इतनी इंटेंसिटी से मिलना चाह रही है? क्योंकि वो उसको उससे प्यार करने लगी है। बस एग्जैक्टली वही बात है। She can go to any extent in my opinion। ठीक है, वो मिला नहीं, वो एक बात अलग है, प्यार तो वो करती है। मुझे तो कोई संदेह नहीं है कि वो उससे प्यार करती है, क्योंकि उसे फील कर रही है, वो हर जगह फील कर रही है उसे। फिर इसको स्वीकार करो। लेकिन सर ये होता है ना कि जो इंटेंसिटी होती है ना, जैसे सोशल मीडिया पे होता है, किसी से बहुत ज्यादा अपन इंटेंसली मिलना चाहते हैं, मिलने के बाद सबसे पहले वो इंटेंसिटी डाउन जाती है। और वो अपने हस्बैंड से दगा भी नहीं करना चाहती। पर ये है ना, ये कहानी जिस टाइम की है ना, उससे आज को तुम आज वाले एरा को कंपेयर मत करो। आजकल तो लव मैरिज करते हैं 8 साल के रिलेशनशिप के बाद, और 2 साल बाद फिर किसी और से लव हो जाता है। तो वो जो टाइम था ना, उसमें जाकर सोचो, तो सही है। तो वहाँ जो इंटेंसिटी से वो मिलना चाहते थे वो एक अलग चीज थी, आज वाली बिल्कुल डिफरेंट। एक मूवी आई थी अस्तित्व, तब्बू की। सेम मुझे भी यही याद आया था जब वो पति उसको रिजेंबल करता ना, 25 साल का बच्चा लड़का होता है, उसको वो छोड़ देता है, 2 साल का बच्चा है। उसमें वो होता है मोनीश बेल तो होता ही है, तब्बू है नहीं, जो हीरो होता है वो अलग ही है। इरफान पठान नहीं है, उसका नाम क्या है, मराठी फिल्मों का हीरो है वो ज्यादातर, सचिन खेड़कर। हाँ, सचिन खेड़कर। अभी उसमें आया था वो जो पिक्चर अभी आपने